हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल फोस्टर अकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल और स्वागत है आपका इस क्लास में। ज्योग्राफी की जो क्लास है आपकी है और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ ये टॉपिक्स जो है क्या जो है आपके सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। सोलर रेडिएशन का मतलब होता है सौर विकिरण, ठीक है, सौर विकिरण। हीट बैलेंस यानी ऊष्मा, हीट बैलेंस यानी ऊष्मा संतुलन, एवं ये क्या है, टेम्परेचर यानी आपका तापमान। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। इसके अंदर काफ़ी सारे MCQs की, इसके अलावा टॉपिक्स की प्लेलिस्ट है जो आपकी NVS के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये NCERT बेस्ड है सभी कुछ, ठीक है, ध्यान रखिए। दूसरी बात ये है कि आप लक्ष्य एक सीरीज़ है हमारी जिसमें कि डेली 9 o'clock आपकी लाइव क्लास होगी, ठीक है ना, जिसमें आपके इन सब टॉपिक से रिलेटेड MCQs पूछे जाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो और अच्छे तरीके से हो सके। साथ ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी चीज़ों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो आप जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं हमारी ब्यूटीफुल अर्थ के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि आपको पता है, और यहाँ पर हम बात करेंगे सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर की। तो इन सबको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले एक बात क्विक रिवीजन कर लेते हैं एटमॉस्फेयर का, यानी हमारे वायुमंडल। इस टॉपिक को हमने लास्ट जो क्लास है उसमें कवर कर लिया था। तो वायुमंडल जो है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है अगर हम अपनी लाइफ के बारे में देखें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी गैसेज होती हैं, इनका मिश्रण होता है वायुमंडल में, ठीक है। तो काफ़ी सारी गैसेज होती हैं, जैसे कि आपकी नाइट्रोजन हो गई, ठीक है, जो कि आपकी 78.8% लगभग वायुमंडल में। O2 हो गई आपकी, ये लगभग 20.95%। अगर CO2 की बात करें हम तो ये लगभग कितनी 0.036%, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसके अलावा और भी बहुत सारी गैसेज होती हैं, वाटर वेपर हैं, और इसके अलावा कह सकते हैं डस्ट पार्टिकल्स भी इसमें शामिल हैं। और ये सभी चीज़ें मिलकर कहीं ना कहीं हमारे रहने लायक कंडीशन बनाती हैं। लेकिन सिर्फ वायुमंडल नहीं, एक चीज़ और है जिसको हमें नहीं भूलना चाहिए, वो है हमारा क्या ब्यूटीफुल सा सन, ठीक है। क्योंकि किस चीज़ का सोर्स है, ये एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। और इसको एनर्जी हमारी अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ को एनर्जी किससे मिलती है, सन से। तो यहाँ पे एक बात ये है कि जो सन है, सपोज ये हमारा अर्थ है, अर्थ का सरफेस, और अर्थ का सरफेस ये है हमारा सन, ठीक है। तो सन से जो रेज आती है वो हमारे अर्थ के सरफेस तक पहुंचती है, यानी नीचे तक, यहाँ तक पहुंचती है, ये रहा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो रेज आ रही हैं, यानी सूर्य की जो रोशनी पड़ रही है, किरणें पड़ रही हैं, ये डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं अर्थ के सरफेस तक। इसको किस चीज़ से गुजरना पड़ता है, एक एटमॉस्फेयर है, एक वायुमंडल है जिसके अंदर बहुत सारे गैसेस हैं। और ये जो गैसेस हैं, हर एक गैस अपने आप में इंपॉर्टेंट है, अपना उसका खुद का एक काम है। जैसे कि अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। जो सूरज से किरणें आ रही हैं, इनको कुछ को तो रख लेता है, कुछ इसके पार्ट को तो एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, लेकिन इसका कुछ पार्ट ये रिफ्लेक्ट भी कर देता है, यानी वापस से भेज देता है। मतलब सिंपल सी बात है, जितनी ज़रूरत हमें है हमने वो चीज़ रख ली है, बाकी हम तुम्हें वापस भेज रहे हैं। तो जो सूरज से आने वाली जो किरणें होती है वो 100% अर्थ के ऊपर नहीं पड़ती हैं, और इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, इंसोलेशन। क्या बोला जाता है, इंसोलेशन, यानी इसी को बोला जाता है सूर्यातप। अब ये जो इंसोलेशन वर्ड है ना, ये तो बार बार आपको सुनने को मिलेगा इस वाली क्लास में, क्योंकि ये चैप्टर पूरा किसके अराउंड है, घूम रहा है, किसके आसपास घूम रहा है, ये घूम रहा है सन के आसपास, ठीक है। एटमॉस्फेयर एंड सन, ये दो ही यहाँ पर चीज़ें हैं जो बार बार आपको सुनने को मिलने वाली हैं। तो इंसोलेशन जब भी मैं बोलूँ तो आप समझ जाइए, वो सारी किरणें, वो सारी ऊर्जा, वो सारी एनर्जी जो सन किसको भेज रहा है, अर्थ को भेज रहा है। लेकिन रास्ते में कौन अड़ा हुआ है, रास्ते में कौन उसको फेस कर रहा है, वो है वायुमंडल। तो ये एक लेयर है हमारे अर्थ के ऊपर वायुमंडल की, जिसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं और काफ़ी सारी चीज़ों को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, रेज को, और बाकियों को ये वापस भेज देता है, यानी रिफ्लेक्ट हो जाती है वो। दूसरी बात ये है कि ये एक ब्लैंकेट की तरह है अर्थ के ऊपर, जो कि हानिकारक किरणों से भी बचाती है। जैसे कि ओजोन, आपको पता है ओजोन के बारे में, तो ओजोन जो है वो एक फिल्टर का काम करती है। ओजोन लेयर जो है वो एक फिल्टर का काम करती है, और लगभग 10 से 50 किलोमीटर के बीच में फैली हुई है ये, ठीक है, अर्थ के सरफेस की अगर बात करें। इसके अलावा अगर हम दूसरी अगर एक और बात करें तो ये जो आपकी ओजोन लेयर होती है, ये आपके कौन से वाले लेयर्स में होती है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था यहाँ पर कि अर्थ का जो सरफेस है, यहाँ पर सबसे पहले जो नीचे वाली जो लेयर आएगी, सबसे नीचे जो लेयर है वायुमंडल की, वो है आपकी ट्रोपोस्फेयर, यानी शोभ मंडल, ठीक है। इसका अपना इंपॉर्टेंट रोल है। इसके ऊपर जब बढ़ेंगे हम, थोड़ी और ऊंचाई बढ़ेगी तो ये आ जाएगा समताप मंडल, ठीक है।
क्या आ जाएगा, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, तो ये वाले जो लेयर है ना, ओजोन लेयर, ये समताप मंडल में ही है। ये आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि फेवरेट क्वेश्चन है कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ओजोन लेयर जो है वो कौन से वाली वायुमंडल के कौन सी परत के अंदर आती है, तो आती है समताप मंडल के अंदर यानी स्ट्रेटोस्फेयर। तो ऐसी लेयर्स है, ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर है, इसके अलावा मेसोस्फेयर है, ठीक है, यानी मध्य मंडल है, फिर आपका थर्मोस्फेयर हो जाता है, बाह्य मंडल आ जाता है। तो इस तरीके से लेयर्स का भी अपना इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये आई होप आपका जो बेस है वो मैंने आपको बता दिया है क्या क्या चीज़ें हैं। अब दूसरी बात आती है कि ये जो वायुमंडल है और ये जो इंसोलेशन है यानी सूर्य तप है, इसका इंपॉर्टेंट रोल है बाकी चीज़ों को चलाने में भी। जैसे कि अगर पवन की बात करें तो पवन क्या होता है भाई, एयर और विंड में क्या फ़र्क है। एयर जो विंड होता है वो होता है मूविंग, मूविंग एयर ही क्या कहलाती है, पवन। ठीक है, मूविंग एयर ही क्या कहलाती है, पवन। यानी ये हवा इस वक्त आप बैठ के लेक्चर देख रहे हैं तो आप नॉर्मली अपने रूम में बैठकर देख रहे हैं और बहुत तेज आपको ऐसी कोई हवा नहीं लग रही होगी। आप फिलहाल वहाँ पर आप सांस ले रहे हैं, इसका मतलब आपके आसपास क्या है, एयर है, लेकिन बहुत तेज हवा चलने लगे तो आप उसको क्या बोलेंगे, पवन चलिए। ठीक है, तो पवन का क्या काम होता है, ये पवन जो होती है, जो विंड होती है, ये एटमॉस्फेयर को गर्म और ठंडा करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। क्योंकि जिस एरिया में जहाँ पे गर्मी है वहाँ पे जो गर्म हवा है वो जब दूसरी जगह जाएगी तो वहाँ पर भी गर्मी उत्पन्न कर देगी, और अगर दूसरी जगह जाएगी ठंडी हवा तो वहाँ पर ये कहीं ना कहीं ठंड ले आएगी। तो पवन का भी अपने आप में इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पर। दूसरी बात ये है कि ये जो सूर्य तप है ये सन है और ये हमारी ब्यूटीफुल सी अर्थ है। तो सन की तरफ से जब अर्थ के ऊपर रोशनी पड़ रही है, जो एनर्जी आ रही है, जो रेज आ रही है, किरणें आ रही हैं, वो इक्वल नहीं पड़ती है। ये तो आपको पता ही है ना। खैर इन सब चीज़ों को हम आगे आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। ये इक्वल नहीं पड़ती है क्योंकि इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। तो सबसे बड़ी बात यह कि जब ये सन की रेज आ रही है अर्थ के ऊपर तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, शोषित कर लेती हैं काफ़ी सारी एनर्जी को, बाकी सब को वापस भेज देते हैं। तो इससे क्या होता है कि अर्थ जो है ना तो वो हमेशा गर्म रहती है हमारी, ना हमेशा ठंडा रहता है। मतलब जो सिचुएशन है बिल्कुल सही रहती है, कंडीशन एकदम सही रहती है। क्योंकि अगर 100% रेज हमेशा ही पड़ती रहेगी तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा ना हमारा प्लेनेट। लेकिन दिन और रात का भी यहाँ पर चीज़ें हैं, तो अलग अलग लैटिट्यूड्स पे पड़ती है। इसके अलावा बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम रीजंस सारे के सारे। आई होप आपको पवन समझ में आ गया होगा, पवन क्या होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम स्लाइड देख लेते हैं अपनी। सूर्य पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है, एनर्जी का एक सोर्स है। यह गर्म गैसों का एक पिंड है। ठीक है, इसके अलावा आपको पता ही होगा सूर्य एक तारा भी है। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आ जाए आपसे तो आपको टिक कर देना है सूर्य तारा है, क्योंकि इसके पास अपना खुद का प्रकाश है। इसके पृष्ठ का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है और यह गैसीय पिंड लगातार यानी जो गैस का एक गोला है, सूरज ये अंतरिक्ष में चारों तरफ ऊष्मा का विकिरण करता है। यानी अब क्या करें, इसके अंदर इसका जो कंपोजिशन है सूरज की वो ऐसी है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट है। तो इसके हीट होना इसके बस की बात नहीं है। तो हीट है तो वो हीट बाहर भी तो जाएगी ना। तो अगर ऐसी कंडीशन है जो इसके बिल्कुल पास है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा लाइफ के लिए। लेकिन हमारी अर्थ जो है उस पोजीशन पर है सूर्य से कि हम उससे ठीक पर्टिकुलर तरीके से, मतलब सही तरीके से एनर्जी रिसीव करते हैं, तो यहाँ पर लाइफ भी पॉसिबल है। तो वही चीज़ है, हमारे जो इसके साथ डिस्टेंस है ना वो बहुत सही है जैसे विकिरण करते हैं। तो बाकी हमारे पास लाइफ इसी वजह से है क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास एटमॉस्फेयर है और ये एटमॉस्फेयर के अंदर जितने भी गैसेस हैं वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारे पास अच्छी चीज़ों को हमारे पास रख लेती हैं और ख़राब चीज़ों को वापस भेज देती हैं। हालांकि आप कहीं ग्रीन हाउस के बारे में तो वो अलग सिचुएशन है। ठीक है ना। सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने वाले विकिरण को ही क्या बोलते हैं, सूर्य तप यानी कि इंसोलेशन। ठीक है, इंग्लिश टर्म्स में आपको पता होनी चाहिए, आप टीचर्स हैं तो आगे पढ़ाने के लिए आपको सही रहेगा। सूर्य तप को बोलते हैं आप इंसोलेशन। तो इंसोलेशन ही वर्ड में आगे यूज़ करूँगी तो आपको पता होना चाहिए इंसोलेशन क्या है। सूर्य से जो किरणें आ रही हैं, एनर्जी आ रही है अर्थ तक, ठीक है, उसी को हम कहेंगे इंसोलेशन। सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने वाली विकिरण को ही हम क्या कहेंगे, इंसोलेशन।
तो ये चीज़ हो गई है क्लियर। अब आगे देखते हैं। पृथ्वी अपनी ऊर्जा का लगभग संपूर्ण भाग सूर्य से लेती है, जिसके बदले पृथ्वी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को अंतरिक्ष में वापस विकिरित भी कर देती है। इसके कारण ही पृथ्वी ना तो ज़्यादा गर्म रहती है और ना ही ज़्यादा ठंडी। अतः हम पाते हैं कि पृथ्वी के भिन्न भिन्न भागों में जो ताप है यानी जो टेम्परेचर है उसकी मात्रा भी समान नहीं है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो है एनर्जी का वो इक्वल नहीं है अर्थ के ऊपर, क्योंकि अर्थ मूव करती है, ठीक है, रोटेट करती है, अपने एक्सिस पे घूम भी रही है, ठीक है। ये वाली सिचुएशन है ना, ये सन है और ये हमारी अर्थ है। तो अर्थ क्या कर रही है, अपने पाथ में यानी अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है इसके चारों तरफ। तो कभी जो अर्थ है वो इससे दूर भी आएगी, कभी पास भी आएगी, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। आपको पता ही है कि अर्थ का अपने ही एक्सिस पे घूमने की वजह से डे नाइट होता है, और जब अर्थ इस तरीके से अपने सूरज के चारों तरफ जब चक्कर लगाती है उसकी वजह से जो है ऋतुओं में परिवर्तन आता है, यानी सीजन से परिवर्तन होता है। तो इसी विविधता की वजह से क्या है, वायुमंडल के दाब में भिन्नता देखने को मिलती है। तो सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी और सूर्य का निम्न अंश प्राप्त कर पाती है, ठीक है। यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि सूरज है, जब ये इसकी रोशनी अर्थ पर पड़ेगी, अर्थ आपको पता ही है टिल्ट होता है थोड़ा सा, यानी झुका हुआ होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें 66.5 डिग्री की, तो इस तरीके से ये अपने एक्सिस पे भी इस तरीके से घूम ही रही है अर्थ, और इसके अलावा चारों तरफ भी इस तरीके से घूम रही है। तो सन जो है, सन का जो पार्ट एकदम सामने पड़ेगा, ठीक है, वहाँ ज़्यादा गर्मी रिसीव होगी। इसके अलावा जहाँ पर तिरछा पड़ेगा यानी उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, तो वहाँ पर जो एनर्जी है वो कम रिसीव होगी। तो ये सीधा सा एक लॉजिक है। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे कम एनर्जी मिलेगी और यहाँ पर ज़्यादा। अब वो अलग बात है, जब वो रोटेट होगा तो अलग अलग पार्ट पर पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सूर्य किरणें पृथ्वी के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी सौर ऊर्जा का निम्न अंश प्राप्त कर पाती है। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से ऊर्जा प्राप्त करती है, ठीक है। ये भी हमने यहाँ पे पता कर लिया है। ये सारी चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अर्थ की जो शेप है वो रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं अर्थ के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में, या फिर कह सकते हैं कि जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है एनर्जी का अर्थ के ऊपर, वो उसकी शेप भी एक रीज़न है, ठीक है ना। तो पृथ्वी 4 जुलाई को, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, यानी इम्पॉर्टेंट है ये। पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान, ठीक है, क्या करती है, सूर्य से कितनी दूर होती है, 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है। तो पृथ्वी की इस वाली कंडीशन को हम अपसोर कहते हैं। क्या बोला जाता है, अपसोर कहते हैं, एफिलियन, ठीक है, एफिलियन यानी अपसोर। तो देखिए इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है ये है 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा दूर है, इस सिचुएशन को कहेंगे हम अपसोर। और ये जो डेट बोली जा रही है क्या है, 4 जुलाई, ठीक है। अब हम बात करेंगे पेरिहिलियन की। ये पेरिहिलियन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उपसोर, उपसोर। और डेट की अगर बात करें तो ये है 3 जनवरी, ठीक है। तो 4 जुलाई और 3 जनवरी याद कर लीजिए डेट। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे ज़्यादा निकट होती है और 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा दूर होती है, ठीक है। तो इन दोनों ही सिचुएशन का भी सूर्य ताप पे फर्क तो पड़ ही रहा है ना, वही वाली चीज़ है। अर्थात 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर होती है। तो ये जो सिचुएशन है ये अब क्या है, पास में है, ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा दूर में है। तो जब अर्थ घूमते 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 यहाँ पर पहुँची अपने पाथ पर, तो क्या थोड़ी सी पास आ गई, इसके डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया, तो इस कंडीशन को हमने क्या कहा, उपसोर। लेकिन फिर घूम कर जब वो उस कंडीशन में चलेगी वापस से, तो ये क्या है, 15 करोड़ लगभग दूर हो गई, डिस्टेंस आ गया किलोमीटर। तो ये है आपका अपसोर वाली कंडीशन। तो ये डेट्स आपको ज़रूर याद रखनी है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्य तप, ये वार्षिक ही तो है ना, 3 जनवरी को और 4 जुलाई से ज़्यादा होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब डिस्टेंस जब ज़्यादा क्लोज होगी तो क्या होगा, सूर्य तप सबसे ज़्यादा रिसीव होगा। तो ये वाली सिचुएशन क्या है, सूर्य तप ज़्यादा रिसीव करती है, यानी इंसोलेशन जो है वो ज़्यादा कब होगा, 3 जनवरी को। तो ये बोला जा रहा है पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्य तप यानी एनुअली जो इंसोलेशन की मात्रा है, अमाउंट है, वो 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा ज़्यादा रहेगा। सूर्य तप की तीव्रता की मात्रा में डेली परिवर्तन होता है, हर सीजन में परिवर्तन होता है और हर ईयर भी परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है, कभी कम कभी ज़्यादा, और इन सब चीज़ों पे ये चीज़ डिपेंड करती है।
तो नेक्स्ट हम देखते हैं पृथ्वी की जो सतह है, ठीक है, उस पर सूर्य तक की भिन्नता, यानी इंसोलेशन है। इंसोलेशन यानी सूरज से पड़ने वाली जो रेज है अर्थ तक जो पहुंचती है, जो एनर्जी है वो अलग अलग तरीके से पड़ती है अर्थ के हर पार्ट पर। तो इसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, तो यहाँ पर पहले देखते हैं पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, यानी अपने ही एक्सिस पर जो घूमना है उसको काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। अब देखिए अपने एक्सिस पर ही घूम रही है अर्थ, ठीक है, तो ये कितने का यहाँ पर कोण बना रही है, 66.5 डिग्री का, जिसकी वजह से जो लैटिट्यूड्स है, जो अक्षांश हैं, अलग अलग अक्षांश हैं, उस तरीके से पड़ते हैं, ठीक है। आपको पता है अर्थ जो है वो टिल्ट है, यानी झुकी हुई है, तो जो पार्ट जो है सामने पड़ेगा उस पर ज़्यादा रिसीव होगा सूर्य तक, यानी इंसोलेशन, और जो पार्ट सपोज यहाँ पर है पीछे, उस पर इतना ज़्यादा इंसोलेशन नहीं मिलेगा। तो ये भी डिपेंड करता है इसके इस पार्ट पर, ठीक है, लैटिट्यूड्स पर। तो जो लैटिट्यूड सामने पड़ेगा उस पर ज़्यादा सूर्य तप आएगा, और जो लैटिट्यूड दूर पड़ेगा वहाँ पर क्या है, रेज जो है तिरछी हो जाएगी, वहाँ पर कम पड़ेगा। तो सूर्य की किरणों का जो कोण है अब ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये क्या बात होती है कि सन की जो रेज है वो सपोज एकदम सामने 90 डिग्री का कोण अगर बन रहा है तो वहाँ पे कम एरिया कवर करेगा, और इस तरीके से अगर इस तरीके की जो लाइंस होंगी, ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पर पड़ेगा तो क्या होगा, इस एरिया में स्कैटर हो जाएगी, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो सूरज ये जो रेज हैं ये फैल जाएंगी, है ना। इस एग्जाम्पल को आप कैसे समझ सकते हैं कि एक टॉर्च अगर आपने पकड़ी हुई है, इस टॉर्च को एकदम ये सामने दीवार है, तो ये टॉर्च अगर आपने बिल्कुल सामने करी है तो ये बहुत छोटा एरिया कवर करेगी लाइट का, लेकिन अगर आप इसको तिरछा करके देखोगे तो इसकी रोशनी जो फैल जाएगी। रोशनी फैलने का मतलब है एनर्जी जो है वो फैल गई है। तो जो सूर्य तप है उसका कम अमाउंट यहाँ पर पहुँचेगा या कह सकते हैं कि इस चीज़ की वजह से एरिया तो ज़्यादा कवर होगा लेकिन सूर्य तक कम रिसीव होगा उस एरिया को, इसलिए वहाँ पर जो है कंडीशन कम रहेगी, मतलब वहाँ पर गर्मी की सिचुएशन कम रहेगी। और जहाँ पर एकदम सीधे रोशनी पड़ेगी ना जिस एरिया पे, वो एरिया कम होगा और वहाँ पर ज़्यादा सूर्य तप रिसीव होगा, इंसोलेशन ज़्यादा रिसीव होगा सिर्फ, ठीक है। आई होप आप इस सिचुएशन को समझ चुके हैं। मैंने यहीं पर ये चीज़ आपको बता दी है, इसको मैं बाद के लिए स्लाइड बनाई तो है पर मैं इसको यहीं पर डिस्कस करूँगी। दिन की अवधि, दिन की अवधि का मतलब होता है कि डे, और डे की कंडीशन भी तो मैटर करती है। सपोज अगर सूर्य तप कब रिसीव होता है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम। मॉर्निंग के टाइम में अगर आप देखें तो मॉर्निंग टाइम में जो सूरज है उसके आपको इंसोलेशन कैसे फील होती है, दोपहर के टाइम में कैसे फील होती है और शाम के टाइम में कैसे फील होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि इंसोलेशन जो है वो हर वक्त ही पड़ती रहेगी। डे का जो डे भी है, डे एंड नाइट का जो प्रोसेस है वो भी कहीं ना कहीं मैटर करता है सूर्य तप में। तो वायुमंडल की पारदर्शिता, आपको पता है वायुमंडल जो है उसमें बहुत सारी गैसेस होती है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है बहुत सारी गैसेस हैं वहाँ पर, तो उन गैसेस की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा आपको इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर बता देती हूँ आपको, देखिए ये है सन की रेज, ये आपका 90 डिग्री का कोण बना रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अलग सिचुएशन है, तो ये है अर्थ जो कि झुकी हुई है, ये है आपका नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल। तो आपको पता है जो अर्थ है वो अपनी ऑर्बिट में घूमता रहता है, पर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक पथ ही बना हुआ है, यानी एक अपना एक रूट बना हुआ है जिसके ऊपर घूमेगा, ऐसा नहीं है। इस रूट से वो कभी इधर भी जा सकता है, कभी इधर भी जा सकता है, थोड़ा बहुत घूमेगा तो इसी लाइन पर, लेकिन इधर उधर हो सकता है। बिल्कुल एक स्ट्रेट उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है, स्ट्रेट उसके लिए कोई ऐसा रूल नहीं है कि भाई ये लाइन है इस लाइन से इधर या इधर नहीं होना, ऐसा नहीं है। तो वो थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है, ठीक है ना। कुछ ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं और बहुत सारी चीज़ें उनकी वजह से भी। तो ये जो सन की रेज है ये डायरेक्ट यहाँ पड़ेगी तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिसीव होगी हीट, सबसे ज़्यादा यहाँ पर हीट रिसीव होगी, तो टेम्परेचर भी यहाँ का ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। अगर हम बात करें ऊपर वाले पोल्स की तो यहाँ पर 23.5 डिग्री का यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, तो इस एंगल पर कम रिसीव होगी। 47 डिग्री का यहाँ पर एंगल बन रहा है तो यहाँ पर अलग तरीके से रिसीव होगी। तो ये मैटर करता है इस एरिया में। अभी क्या है, एरिया इतना होगा और अभी फिर एरिया क्या है यहाँ पर बढ़ गया है, ठीक है। तो आई होप आप चीज़ें समझ पा रहे हैं। ये जो एरिया है यहाँ पर रोशनी बहुत ही कम जा रही है इस वाले पोल पर, ठीक है। मैं दोबारा से इसको इरेज करके आपको बताती हूँ। ये सन है यहाँ पर, ये आपकी रेज एकदम डायरेक्ट सीधी, और ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी आपकी मकर रेखा है ये, और ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि आपकी कर्क रेखा है। तो इस वाले पार्ट में जब जिस तरीके से घूम रही है अर्थ सन के चारों तरफ, तो आपको पता ही है कि झुकी हुई भी तो है ना, तो एक टाइम में क्या होगा,
ये ऐसे आएगी, फिर ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा, यानी ये वाली सिचुएशन भी पता है आपको अच्छे से और ये वाली सिचुएशन भी पता है। तो क्या है कि एक टाइम में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर बहुत ज़्यादा रेस पड़ेगी, एक टाइम ऐसा होगा जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ज़्यादा रिसीव होगा। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ज़्यादा पड़ रही है रेस, ठीक है ना, और यहाँ पर कम पड़ रही है, ये आ गया ना 0। तो ये वाली सिचुएशन है, ठीक है ना। तो आई होप आप ये चीज़ मेरी समझ पा रहे होंगे। साउथ पोल में इस वक्त बहुत ही कम हीट रिसीव हो रही है, ठीक है, ऊपर रिसीव हो रही है पर कम हो रही है, लेकिन इस एरिया में सबसे ज़्यादा हीट रिसीव हो रही है। तो यही वाली सिचुएशन है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्थल विन्यास की। वायुमंडल की पारदर्शिता का एक चीज़ और है यहाँ पर। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जब आप एटमॉस्फेयर में एंटर करती है ये इंसुलेशन यानी सन की जो एनर्जी है जब एंटर करती है, तो वो डायरेक्ट अर्थ के पास पहुंचने से पहले एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस होती हैं, चाहे आपकी वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो आपकी ऑक्सीजन हो, ठीक है, ये सारी गैसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं उसके बीच में पड़ती है। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, और आपको क्लाउड्स के बारे में तो पता ही है, क्लाउड्स भी रिफ्लेक्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। जहाँ पर क्लाउड्स ज़्यादा होंगे वहाँ पर सन की रेज जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो क्लाउड्स अगर है तो वो भी रेस को रोक लेंगे, तो इंसुलेशन में वहाँ पर भी वेरिएशन मिलेगा, वहाँ पर भी भिन्नता आपको देखने को मिलेगी। और अगर सन क्लाउड्स नहीं है तो डायरेक्ट रेज नीचे आ जाएगी, बट अगर क्लाउड्स हैं तो वो रेज को लाकर के रिफ्लेक्ट कर देंगी, वापस भेज देंगी, ठीक है ना। तो वायुमंडल की पारदर्शिता में काफ़ी सारी गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी वेरिएशन पर। एक चीज़ और है, सपोज यहाँ पर अर्थ है और यहाँ पर सन है आपका, तो सन की तरफ से जब अर्थ के ऊपर रेज पड़ेंगी तो उस रेज के पड़ते वक्त, इस वक्त तो यहाँ पर सपोज इंडिया है या फिर कोई भी आप कंट्री मान सकते हैं, तो उस पर डायरेक्ट रेज पड़ रही है, लेकिन उसके बराबर में तो अभी वहाँ पर सूरज निकला नहीं है, तो वहाँ पर सन की रेज जो है वो तिरछी पड़ेंगी, ठीक है। तो वहाँ पर जब कम रेज पहुँचेंगी, आपको पता है कि जो सन की जो रेज है उसमें येलो वाला जो पार्ट है, हाँ, आपने एक चीज़ और बतानी है, आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में और इवनिंग के टाइम में जो रेड कलर आता है, रेडिश सा कलर आ जाता है उसमें पूरे आसमान में, इस पूरे स्काई में, तो वो इसी वजह से होता है कि वो थोड़ी सी रेज साइड से होके निकलती है, तो ये वाली जो रेज होती है ना, रेड वाली रेज ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाती है, ठीक है। तो ये सब डस्ट पार्टिकल्स वगैरह ही बीच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो ये रेज है ना, ये वाले जो रेज है ये स्कैटर हो जाती है, यानी कि फैल जाती है, इसलिए जो आसमान है वो कैसे दिखाई देता है, एकदम रेडिश दिखाई देता है। तो इस रेडिश पड़ने के पीछे जो है वो आपका ये जो एटमॉस्फेयर में ये सारी चीज़ें हैं ना, कह सकते हैं वाटर वेपर्स है या फिर बाकी सारी गैसेस हैं, इनकी वजह से भी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। स्थल विन्यास का मतलब है आपका इंसुलेशन जो होता है जब वो पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है, यानी सरफेस तक पहुंचता है, तो अलग अलग एरिया में अलग अलग इसका डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, स्थल विन्यास वाला जो है ये, इसमें मैंने यहाँ पर एक डेजर्ट की पिक्चर लगाई है और एक पिक्चर लगाई है यहाँ की आपकी फॉरेस्ट एरिया की। तो मैंने बोला है कि यहाँ पे सन की रेज एक ही जगह पर पड़ रही है, लेकिन यहाँ जहाँ पर बादल ज़्यादा होंगे, ठीक है, जहाँ पर बादल ज़्यादा बनेंगे वहाँ पर जो सूर्य तप है वो क्या होगा, वो कम होगा, ठीक है। और जहाँ पर बादल नहीं होंगे तो वहाँ पर डायरेक्ट रेज पड़ेगी, ठीक है। तो वही वाली सिचुएशन है। जो मरुस्थल वाला एरिया है, ये जो ज़मीन वाला एरिया है, यहाँ पे भी दो सिचुएशन है, एक तो है आपकी ओशन वाली सिचुएशन, एक है आपकी लैंड वाली सिचुएशन। तो लैंड वाले एरिया में ज़्यादा देखने को मिलती है और ओशन वाले एरिया में कम देखने को मिलते हैं। सपोज एक ही आपके लैटिट्यूड के ऊपर दोनों ही चीज़ें पड़ रही हैं, सपोज एक ही लैटिट्यूड पे दोनों ही चीज़ें हैं, यहाँ पर एक ज़मीन का टुकड़ा है यानी कोई एक डेजर्ट है और उसके बराबर में यहाँ पर क्या है, ओशन। तो यहाँ पर ओशन जो है इसके ऊपर सूर्य तप का जो हीट है वो ज़्यादा अलग तरीके से देखने को मिलेगी और ज़मीन वाले पार्ट पर अलग, क्योंकि सन के जो ओशन है, ओशन के ऊपर क्या हो जाते हैं, क्या फॉर्म हो जाते हैं, यहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं क्या, क्लाउड्स। तो क्लाउड्स की वजह से सन रे, वो जो सूर्य तप है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो मरुस्थल वाला एरिया है वहाँ पर सनरेज पड़ती रहेगी, तो वही वाली सिचुएशन है। आपको ये चीज़ अब समझ में आ गई होगी। दूसरी बात एक और है यहाँ पर, उष्ण कटिबंध, ठीक है। उष्ण कटिबंध में कितनी रिसीव होती है ये इंसुलेशन, 320 वाट प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्लियरली लिखते हैं, कहाँ पर,
उष्ण कटिबंध पर कितना 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेके, और अगर हम ध्रुवों की बात करें यानी अगर हम पोल्स की बात करें तो पोल्स पर कितना होता है ये 70 वाट प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से भिन्नता देखने को मिलती है स्थल के हिसाब से। ठीक है, ध्रुवों पर तो कम ही होगी, आपको पता ही है। इसके अलावा हमने उपोष्ण कटिबंध की भी बात कर ली है, जो मैंने आपको बताया है कि उपोष्ण सूर्य तप जो इंसोलेशन उपोष्ण कटिबंध में सबसे ज़्यादा किसको रिसीव होती है, डेजर्ट एरिया को यानी मरुस्थलों को सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पर जो क्लाउड्स कम होते हैं इनके ऊपर। जबकि विषुवत वृत्त पर ये कम मिलती है, क्योंकि वहाँ पर अगर आपका क्लाउड्स है, उस एरिया में क्लाउड्स है, तो क्लाउड्स जो है वो इस चीज़ के को क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक, वो अलग अलग तरीके से अर्थ को अफेक्ट करता है, मतलब कि बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से सूर्य तप जो है हीट जो है इंसोलेशन जो है वो अलग तरीके से मिलती है अर्थ पर, बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इंसोलेशन का पूरे अर्थ पर। उसके रीजन हमने देखे। अब देखते हैं वायुमंडल का तापन और शीतलन यानी कि हीटिंग एंड कूलिंग। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हीटिंग एंड कूलिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे चालन की। ठीक है, अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि अर्थ जो है ये है सन से अर्थ की तरफ जो सूर्य तप आ रही है यानी इंसोलेशन जो आ रहा है, एनर्जी जो आ रही है, वो अर्थ के ऊपर जब पड़ रही है तो अर्थ के पास आने से पहले एक एटमॉस्फेयर है, गैसेस है, ठीक है, जिसके अंदर जलवाष्प है और धूल के कण है, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से जो सारी एटमॉस्फेयर में चीजें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ओजोन है, ठीक है, नाइट्रोजन, इन सब गैसों की वजह से कुछ ना कुछ चीजें क्या है, कुछ तो अवशोषित हो जाती है रास्ते में ही। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव कौन सी होती है, जो यहाँ से आ रही है ना सूर्य की तरफ से पृथ्वी पर जो पड़ रही है वो है शॉर्ट वेव, और जो वापस जाएंगी यानी जो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी वो होंगी आपकी लॉन्ग वेव। तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ये जो आ रही है ये शॉर्ट वेव, और जो वापस जा रही है इनको क्या हम बोलेंगे, लॉन्ग वेव्स। तो इंसुलेशन की अर्थ पे पड़ने से क्या है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, यानी यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो जाती है, मतलब गर्म हो जाता है पूरी की पूरी पृथ्वी। तो जब ये गर्म हो जाती है, इसके गर्म होने के बाद क्या होता है, इसके गर्म होने के बाद कुछ एक प्रक्रियाएं होती है, जैसे कि हम बोलेंगे चालन, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन। अभी चालन जो है, कंडक्शन जो है, ये होता क्या है, आपको पता है, अर्थ सूर्य तप की वजह से जो अर्थ है उसमें हीट आ गई है। तो जब आसमान ताप वाले असमान ताप वाले, ये है असमान यानी जो इक्वल नहीं है, ठीक है, जब दो अलग अलग टेम्परेचर के दो पिंड संपर्क में आते हैं तो गर्म से ठंडे पिंड की तरफ ऊर्जा का प्रवाह होता है। यानी अर्थ जो है इस वक्त गर्म है, इसके ऊपर जो वायुमंडल होगा, इसके ऊपर का जो जितनी भी एयर वगैरह होगी वो सारी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, जब तक कि दोनों पिंडों का तापमान बराबर ना हो जाए। तो हीट, अगर कोई चीज गर्म है तो इसमें से हीट वापस निकलेगी ना। अभी ये चीज गर्म है, इसकी जो सतह है ये गर्म है, तो इसमें से धीरे धीरे क्या है, हीट बाहर निकलती रहेगी। तो आपको पता है ये हीट बाहर तब तक निकलती रहेगी जब तक जो डिफरेंट जो टेम्परेचर है वो भी बिल्कुल गर्म ना हो जाए, या फिर दोनों का बिल्कुल कांटेक्ट ना टूट जाए। तो जो बाहर दो अनइक्वल वो है यहाँ पर पिंड, यानी दो सिचुएशन अलग अलग है, बाहर है जो है बिल्कुल ठंडा है और यहाँ पर क्या है, बिल्कुल गर्मी है। तो ये जो गर्म हवाएं हैं ये क्या करेंगी, ये जो वायुमंडल है उसको, आसपास का जो एरिया है इसको भी क्या कर देंगी, गर्म कर देंगी। ठीक है, कब तक गर्म करती रहेंगी, जब तक बाहर के टेम्परेचर के साथ ही क्या ना हो जाए, बिल्कुल फिक्स ना हो जाए, या फिर वो उसको भी ये गर्म ना कर दे। ठीक है, या फिर ये भी खुद भी ठंडा हो जाएगा। तो वही वाली बात है, ये अपने साथ जितनी भी हवाएं वगैरह मिलेंगी उन सबको क्या कर देगा, गर्म कर देगा। ठीक है, तो ये क्या है, दो अलग अलग टेम्परेचर वाले पिंड हैं जो कि संपर्क में आए। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये कॉन्टेक्ट में आने की वजह से हो रहा है। ठीक है, कि इसके कॉन्टेक्ट में जो भी हवाएं आई हैं, ठीक है, जो भी इन्वायरमेंट आया है वो क्या हो गया है, गर्म हो गया है। दूसरी चीज यहाँ पर देखते हैं, संवहन क्या होता है। तो यहाँ पर आपको चालन समझ में आ गया होगा। तो चालन के बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पर संवहन की। संवहन क्या होता है, ठीक है, तो संवहन को अगर हम देखें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि इनका जब तक इनका कनेक्शन टूट ना जाए तब तक ये चीज होती रहेगी, संवहन, जिसको हम कहेंगे कन्वेक्शन।
ठीक है, क्या कहेंगे, कन्वेक्शन। और ये क्या था, कंडक्शन। कंडक्शन और कन्वेंशन। कन्वेंशन में क्या है, हीट आ गई है अर्थ में, ठीक है, सूर्य तप की वजह से अर्थ जो गर्म एक पिंड बन चुका है, एक गोला बन चुका है, मतलब जितनी हीट उसके पास पहुंचनी चाहिए, ठीक है, वो भी बात करेंगे हीट कितनी पहुंचती है, कैसे पहुंचती है। तो संवहन क्या टाइम है कि लंबवत ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, यानी यहाँ पर जो ऊष्मा है वो ऐसे वर्टिकल ऊपर जाएगी, ठीक है, इस तरीके से जब गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जाएंगी तो यह प्रक्रिया गैसीय और तरल पदार्थों में होती है। ये वाला जो प्रोसेस है ये किस तरीके के, तरल और गैसीय पदार्थों में होता है, ठीक है ना, ठोस में नहीं होता, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठोस में नहीं होता। किसी गैसीय या तरल पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग की ओर उसके जो अणु हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो जब ऊष्मा के संचार करेंगे, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे, तो फिर क्या होगा, उससे संवहन होगा, ठीक है, यानी ये वाली प्रक्रिया होगी। तो आप समझ गए ना, यहाँ पर ये है सरफेस और यहाँ से वर्टिकल जो है आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, तो इसकी वजह से गर्म हवाएं क्या कर रही है, ऊपर उठ रही हैं। तो इस तरीके से बोला जा रहा है कि यह प्रक्रिया गैसीय और तरल पदार्थों में होती है और ठोस में ये प्रक्रिया नहीं होती। किसी गैसीय या तरल पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग की ओर उसके अणुओं द्वारा ऊष्मा में संचार होना, यानी जो ऊष्मा है, जो एनर्जी है, वो क्या है, अब बाहर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ उठ रही है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और ये वाला जो है ना कन्वेक्शन वाला पोर्शन, ये आपका शोभ मंडल तक ही सीमित है, शोभ मंडल तक ही सीमित है, यानी एयर मास है यहाँ पर, इसके बाद ये कम होता चला जाएगा। इसलिए ये जो पूरी प्रक्रिया है ये सिर्फ, यानी कन्वेक्शन की जो प्रक्रिया है ये सिर्फ शोभ मंडल तक ही सीमित रहेगी, इसके बाद तो कोई असर पड़ेगा ही नहीं, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अब देखते हैं कौन सी टर्म आ गई हमारे पास, अभिवहन। कौन से टर्म है, अभिवहन। इसको क्या बोला जाता है, एडवेक्शन। इसको क्या बोला जाता है, एडवेक्शन, ठीक है। तो एडवेक्शन में क्या होता है, वही बात है, सरफेस है, सरफेस से हीट प्रोड्यूस हो रही है, मतलब ये तपी हुई धरती है और इसमें से हीट बाहर निकल रही है, लेकिन अभी कैसे निकल रही है, ये क्षैतिज रूप में, यानी हॉरिजॉन्टल रूप में निकल रही है, यानी इसका जो ऊर्जा का स्थानांतरण है ये हॉरिजॉन्टल रूप में है। एक तरीके से आप कह सकते हैं ये अपने आसपास के एरिया को गर्म कर देता है, ठीक है, और इसी की वजह से जो कह सकते हैं आप कि अलग अलग तरीके की जो हवाएं हैं, या फिर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जो लू है, लू एक क्या है, पवन, वो एडवेक्शन का ही एक बहुत अच्छा उदाहरण है। यानी ये जो पवन है ये अपने साथ मतलब जैसे पवन चलेगी, तेज हवा चलेगी, तो ये अपने साथ अगर गर्म इन्वायरमेंट है, वहां पर गर्म एरिया है, तो गर्म जो हवा है वो अपने साथ गर्मी को लेकर चल देगी, ठीक है, मतलब ये है कि फिर वो एरिया क्या रहेगा, गर्म रहेगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी आई होप, ठीक है। तो अभिवहन कह सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये जो ऊष्मा है, जो एनर्जी है, उसका क्षैतिज दिशा में क्या होता है, स्थानांतरण होता है। और ये कहाँ मोस्टली पाया जाता है, मध्य अक्षांशों पर। कहाँ पर, मध्य अक्षांशों में, क्योंकि यहाँ पे जो मौसम की प्रक्रिया होती है ना मध्य अक्षांशों में, वो बहुत ही अलग तरीके से होती है, बहुत भिन्नताएं होती है उसमें, बहुत कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके से होती है। तो यहाँ पर हम एक चीज और बोल सकते हैं, जो समुद्री धाराएं हैं, ठीक है, वो भी उष्ण कटिबंधों से कहां पर, ध्रुव की तरफ, ठीक है, पता है ना आपको, ध्रुव किधर है, ध्रुव है इधर, पोल्स, तो उष्ण कटिबंध से ध्रुव की तरफ क्या कर रही है, ऊष्मा का संचार कर रही है, यानी जो एनर्जी है, जो हीट है, उसका वो कर रही है। तो इस वजह से क्या होता है, ठोस कह सकते हैं, यहां पर मैं लिख देती हूँ, ठोस, गैस और तरल पदार्थों में प्रक्रिया होती है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। और अभी जो हमने लास्ट बात की थी, क्या था ये, कन्वेक्शन। इसमें जो प्रक्रिया है वो सिर्फ गैस और तरल पदार्थों में हो रही है, ठोस में नहीं हो रही है। जबकि जो अभिवहन है, इसमें क्या हो रही है, ये जो प्रक्रिया है ये ठोस, गैस और तरल तीनों तरीके की उसमें हो रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण जो है वो पृथ्वी स्वयं जब गर्म हो जाती है, तो गर्म होने के बाद वायुमंडल में जो लॉन्ग वेव्स है उनके रूप में ऊर्जा बाहर निकलती है, यानी सूर्य से जो सूर्य तप आया, यानी इंसुलेशन इसने ग्रहण किया धरती ने, इसके बाद इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया, तो ये जो आई है शॉर्ट वेव, इसमें जो एनर्जी है वो वापस भी तो जाएगी ना, ऐसा नहीं है
कि एनर्जी मिलती ही चली जाएगी, जो एनर्जी आ रही है वो वापस भी जाएगी, तो उसका मतलब क्या होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा, यानी वो रिफ्लेक्ट भी करेगा। ये रिफ्लेक्ट वाला हम आगे भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, वहां पे देखेंगे कि क्या 100% जो है सूर्य तक अर्थ तक पहुंचती है, और जितने प्रतिशत पहुंचती है उतने प्रतिशत में से कितने प्रतिशत किस रूप में बाहर चली जाती है, ठीक है ना। तो पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है, जिसे क्या बोला जाता है, पार्थिव विकिरण। यानी अर्थ जो है अभी गर्म है, अभी क्या करेगी, जो जिस भी रूप में ये क्या उसको हीट को बाहर भेज रही है उसी को क्या बोलेंगे हम, पार्थिव विकिरण, ठीक है। शॉर्ट वेव आई और लॉन्ग वेव के रूप में बाहर जा रही है, विकिरण हो रहा है, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है, पार्थिव विकिरण। अब पार्थिव विकिरण के अगर हम लाभ की बात करें तो इसका सबसे पहला क्या काम होता है, इसकी वजह से क्या है, वायुमंडल जो एटमॉस्फेयर जो है वो कैसा रहता है, गर्म रहता है, क्योंकि जब ये जा रही है, ठीक है, तो वेव्स जो है, जो एनवायरनमेंट में गैसेस हैं वो भी तो गर्म है ना, तो वही वाली बात है। तो उस चीज को ये यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। चलिए आगे देखते हैं। एटमॉस्फेयर में हमारी जो होती है ग्रीन हाउस गैसेस, वो क्या करती है, दीर्घ तरंगों को, यानी जो लॉन्ग वेव्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, यानी उनको सोख लेती है। तो क्या हो जाता है, जो वायुमंडल है यानी एटमॉस्फेयर है वो अपने आप ही गर्म होने लगता है, ठीक है, क्या होता है तब अपने आप ही गर्म। अब क्या है कि वेव्स का आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन जो वायुमंडल है वो अपने पास भी तो कुछ एनर्जी स्टोर करके रखता है, तो उसी वजह से जो है वायुमंडल गर्म रहता है, और ये ही एक रीजन है। और फाइनली यहां से निकल के अंतरिक्ष में ये एनर्जी चली जाती है ना। आपको पता ही है कि अर्थ जो है वो यह कह सकते हैं कि दो तरीके के हैं, लैंड बॉडीज और कह सकते हैं ओशंस। इसमें स्थल जो है वो क्या, स्थल जो है जल्दी ही ठंडा हो जाता है और जल्दी ही गर्म हो जाता है, लेकिन अगर पानी की बात करें, समुद्र की बात करें, तो ये जल्दी गर्म होकर ठंडा नहीं होता, मतलब देर से ही क्या होगा, गर्म होगा, और फिर देर से ही क्या होगा, ठंडा होगा, ठीक है ना, ये वाली सिचुएशन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आप। पृथ्वी के संपर्क में आई हुई वायु निरंतर गर्म होती रहती है, और यह गर्म जो वायु है ये धाराओं के रूप में लंबवत उठती है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया अभी, लंबवत उठती है, वर्टिकली उठती है, और ये इसके पीछे कोई भी मीडियम हो सकता है, ठीक है, वाटर भी हो सकता है, इसके अलावा एयर भी हो सकता है, तो ये इस तरीके से वेव जो है ये उठ रही है, एवं वायुमंडल में ताप संचरण करती रहती है। ताप संचरण यानी टेम्परेचर को इधर से उधर भेजती रहती है, जिधर भी जाती है ये एयर उधर ही टेम्परेचर क्या करती है उसी के हिसाब से बढ़ा देती है। सूर्य तप की 100 इकाइयों में से 35 इकाइयां जो है पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने में पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है, यानी सूर्य तप से धरती की तरफ 100 इकाई आती है, तो 100 में से 35 जो है वो तो आते के साथ ही वापस भेज दी जाती है, यानी उसको विकिरण हो जाता है, यानी वापस चली जाती है वो 35 इकाइयां ही, 100 में से 35 इकाइयां तो बाहर पहुंच गई। फिर क्या है यहाँ पर 27 इकाइयां बादलों के ऊपरी छोर से, और 2 इकाइयां पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों में, हिमाच्छादित यानी जहां पर बादल वाले क्षेत्र होते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि जो बादल होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, वहां पर ये जो सूर्य तक होता है ये वापस चला जाता है, फिर इसको रिफ्लेक्ट कर देती है ना, लौट जाती है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, लेकिन बहुत बार यह स्थिति बदल भी जाती है, इसे तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। इसे तापमान का क्या कहते हैं, व्युत्क्रमण कहते हैं। अब व्युत्क्रमण की बात हो रही है, तो व्युत्क्रमण का मतलब क्या है, इसको अगर इंग्लिश में समझे इस टर्म को, तो इसका मतलब होता है इन्वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये, जो अर्थ के साथ लगी हुई लेयर है, सबसे पहली जो लेयर है जिसको बोला जाता है शोभ मंडल, ठीक है। तो यहाँ से जब हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो जो टेम्परेचर है वो घटता चला जाएगा, इसलिए आपने माउंटेन्स वगैरह पर देखा होगा ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लेके जाते हैं, क्योंकि वहां पर एयर वगैरह इतनी नहीं होती, वहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती, तो जो एयर मास है वो घटता चला जाता है। शोभ मंडल की बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जितना ऊपर बढ़ता जाएगा उतना ही घटता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आप। और इस व्युत्क्रमण का क्या मतलब है कि ऊंचाई तो बढ़ रही है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, तापमान भी बढ़ रहा है, ठीक है।
व्युत्क्रमण का मतलब है क्या सिचुएशन हो रही है, अलग ही सिचुएशन हो रही है। हालांकि हमने देखा है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा, ठीक है। और जो एयर है उसका मास भी कम होता चला जाएगा। तो ऊपर जो है सांस पृथ्वी का ऊष्मा बजट यानी जो हीट हमारे पास अर्थ पर आई है, उस हीट में से अगर 100% हीट आई है तो उसमें से यहाँ तो रह नहीं जाएगी, ठीक है। अगर रह जाएगी तो अर्थ क्या हो जाएगी, परमानेंट गर्म ही रहेगी। तो हीट आई है तो हीट अब जाएगी भी। एनर्जी जो है उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय, उसका क्या होता रहता है, उसका ट्रांसफर होता रहता है। तो वही वाली सिचुएशन है। यहाँ पर एनर्जी आई और फिर रुकी थोड़ी देर और फिर रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्ट होने का जो तरीका है इसी को क्या बोलते हैं, एल्बीडो। सूर्य तप का आपको पता ही है, सूर्य तप से कि 27 जो इकाइयां हैं वो क्लाउड्स के पास आई और 2 इकाइयां पृथ्वी के इस क्लाउड वाले एरिया से क्या परिवर्तित हो गई, यानी कि वापस चली गई। तो इस वापस जाने वाली सिचुएशन को ही क्या कहा जाता है, एल्बीडो। ठीक है। तो सौर विकिरण की जो मात्रा है यानी सोलर रेडिएशन जो ये तरीके से हो रहा है इसी को क्या कहा जाता है, एल्बीडो, ठीक है। यानी वापस लौट जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम। ये रहा शॉर्ट वेव्स एंड लॉन्ग वेव्स। मैंने बात की थी जो आ रही हैं वेव्स वो है आपकी शॉर्ट वेव्स और जो जा रही हैं वो है आपकी लॉन्ग वेव्स रेडिएशन। तो टोटल सोलर रेडिएशन कितनी है हमारे पास, 100%, जिनमें से यहाँ पर बताया गया आई रेडिएशन, ठीक है, डायरेक्ट रेडिएशन थी, क्लाउड से टकराई और जिसमें से 27 यूनिट क्या है क्लाउड्स के द्वारा बाहर चली गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ये हमारा क्या है, ये हमारा है इन्वायरमेंट या सॉरी ये हमारा है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में एंटर करा डायरेक्ट और एंटर करने के बाद 100 यूनिट में से क्लाउड्स के पास से 27 यूनिट चली गई, ठीक है। डायरेक्ट यहां से आई, -2 हो गई बाय अर्थ, स्कैटर्ड टू स्पेस, आप यहां से आकर के स्पेस में स्कैटर्ड हो गई यानी फैल गई सारे में, कितनी 6 यूनिट्स, ठीक है। स्कैटर्ड जो रेडिएशन है उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर आपको। और एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कितनी की है ये मेंशन है यहाँ पर, ठीक है ना। इसके अलावा लॉन्ग वेव्स की आने की बात हो गई कि किस तरीके से अर्थ को रिसीव हुई है एनर्जी। लेकिन अब लॉन्ग वेव्स की अगर हम बात करें तो लॉन्ग वेव्स यानी वापस जब जाएगी तो क्या होगा, इसमें रेडिएशन फ्रॉम अर्थ, ठीक है, -23। इसके अलावा टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन की जो प्रोसेस है इनकी वजह से कितनी वापस जा रही है, 9, इसमें जा रही है 6 और टोटल होगी यहाँ पर 17, ठीक है। रेडिएशन टू स्पेस बाय एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के द्वारा जो वापस भेज दी गई वो है कितनी, 48, ठीक है। और कंडेंसेशन के द्वारा जो बनी है वो है 19, +19 और माइनस और प्लस बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है, माइनस और प्लस में है। तो आई होप आपको ये डायग्राम देख के कुछ तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देख ले फिर, हीट है वो अलग अलग एरिया में अलग अलग होती है पूरे अर्थ के ऊपर, इससे जो टेम्परेचर है वो भी अलग होगा। जहां पर सूर्य तप ज्यादा है वहां पर जो है टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, ठीक है। और जहां पर कम है वहां पर टेम्परेचर उतना कंपैरेटिवली कम ही रहेगा। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि इसका फर्स्ट रीजन में हम देखेंगे अक्षांश रेखाएं, यानी जो लेटीट्यूड्स होती हैं ये भी बहुत मायने रखती हैं इस चीज में मतलब ये डिसाइड करने में कि टेम्परेचर जो है अर्थ में किसका कहाँ पर कितना रहेगा। किसी भी जगह का जो तापमान है वो उसके अक्षांश के हिसाब से मैटर करता है, क्योंकि सूर्य तप जिस अक्षांश पे जितने देर तक रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले ही, इसलिए पोल्स पर जाकर थोड़ा यहाँ पर कम हो जाता है। तो इसलिए जो अक्षांश रेखा है वो बहुत ही ज्यादा मैटर करती है सूर्य तप की मात्रा डिसाइड करने में। तो अक्षांश रेखाओं के हिसाब से सूर्य तप है उसमें भिन्नता पाई जाती है तापमान में उस एरिया में, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं वायु संगति का परिसंचरण। इसका मतलब क्या होता है, एयर मासेस एंड ओशेनिक करंट, ये भी डिपेंड करता है। जो वायु की राशि है, ठीक है, क्या वायु की राशि यानी एयर मासेस, इसकी वजह से भी टेम्परेचर जो है वो प्रभावित होता है, ठीक है। आपको पता है जो एयर है वो अगर गर्म एरिया में कोई एरिया गर्म है
वहां पर एयर आएगी, वहां पर जो पवन चलेगी वो अपने साथ एयर गर्मी लेकर जाएगी और दूसरे क्षेत्र को भी क्या कर देगी, गर्म कर देगी। साथ ही ये सिचुएशन किसके साथ है, ये सिचुएशन है आपके ओशनिक जो करंट है, यानी जो समुद्री धाराएं हैं, जो समुद्री धाराएं हैं या महासागरीय धाराएं भी कह सकते हैं, जो महासागरीय धाराएं हैं ये भी इसी तरीके से प्रभाव डालती हैं। सपोज ये जहां पर गर्म है वहां पर उस एरिया के हिसाब से वो एरिया क्या रहेगा, गर्म रहेगा, क्योंकि इसके आसपास की जो हवा है वो भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और अगर ठंडी है यहाँ की धाराएं तो इसके आसपास का जो टेम्परेचर है वो भी ठंडा ही रहेगा, हल्का ही रहेगा। अगर हम यहाँ बात करें स्थानीय कारक, इसमें समुद्र तल की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि अगर हम जमीन की बात करें यानी स्थल की बात करें तो वो क्या होता है, जल्दी ठंडा हो जाता है और जल्दी ही गर्म हो जाता है। लेकिन जो समुद्र है वो देर से ठंडा होता है और देर से ही गर्म होता है। तो इसके आसपास की जो पवन चलेगी या जो समीर हम जिसको बोल सकते हैं, तो वो समीर का काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा उसके आसपास के एरिया में, और इसकी वजह से तापमान बढ़ता या घटता है। ठीक है ना। समुद्र से दूरी में भी हम यही बात करेंगे कि अगर वो जगह समुद्र से दूर है, ठीक है, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाला ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, समुद्र से उस स्थान की दूरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हमारी इक्वेटर लाइन है, थर्मल इक्वेटर, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सरफेस एयर टेम्परेचर इन दी मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई के मंथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं हवाएं, ठीक है। और इसके अलावा ये देखिए, ठीक है, तो इस तरीके से ये डायग्राम बहुत कुछ यहाँ पर आपको बता रहा है। थर्मल इक्वेटर, ये लाइन यहाँ से यहाँ आई, फिर उसके बाद यहाँ ऐसे जाकर के ये, और ये इंडिया के ऊपर भी होकर इधर से जा रही है ना। तो खैर ये तो अलग चीज है, हमें जो मेन देखना हमारा कंटेंट है फिलहाल। तो ये जोन्स आपको पता है, महासागरीय धारा है, मैंने अभी बात की थी। ये आपका पोलर जोन है, ये आपका टेम्परेट जोन है, ट्रॉपिकल जोन है। तो आपको पता है ये वाला जो एरिया है यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। इस वाले रेड वाले एरिया में इक्वेटर लाइन के पास ये जो पूरा एरिया है, तो यहाँ से जो हवाएं चलेंगी, ठीक है, वो अपने साथ क्या लेकर चलेंगी, वो हमारे अपने साथ गर्म हवाएं लेकर चलेंगी, और फिर वहां पर दूसरी जगह जाकर उसको वहां पर क्या कर देंगी, हवाएं अपने साथ गर्म हवा ले जाएगी। तो ये है टेम्परेट जोन, ये उससे थोड़ा ठंडा है, ठीक है। और ये लास्ट यहाँ पर पोलर जोन, यानी ये बिल्कुल ही ठंडा, यहाँ पर बर्फ है। सेम सिचुएशन यहाँ पर है, टेम्परेट जोन और फिर उसके बाद पोलर जोन। ये भी एक तरीके से वार्म करंट के बारे में बता रहा है, कोल्ड करंट के बारे में बता रहे हैं, किस तरीके से सर्कुलेट हो रही है ये, ठीक है ना। वार्म करंट कहाँ से कहाँ पर ये घूम रही है, इस तरीके से आपको पूरे डायग्राम में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमने इन्वर्जन की बात की थी, ठीक है, यानी तापमान के व्युत्क्रमण की बात की थी। तो भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण वायुमंडल के निचले स्तर में स्थिरता को बढ़ावा देता है, यानी इसकी वजह से क्या होता है, जो सरफेस वाला पार्ट है इसमें क्या हो जाता है, निचले स्तर में स्थिरता को बढ़ावा देता है। धुआं तथा धूलकण व्युत्क्रमण स्तर से नीचे एकत्र होकर चारों तरफ फैल जाते हैं, जिसमें वायुमंडल का निम्न स्तर भर जाता है। इससे सर्दियों में सुबह के समय बने कोहरे की रचना जो है वो एक बहुत ही सामान्य घटना है। यह व्युत्क्रमण कुछ ही घंटों तक रहता है और सूर्य के ऊपर चढ़ने पर यह क्या हो जाता है, गर्म होने के कारण समाप्त हो जाता है। यानी ये उस एरिया में क्या है, स्थिरता ला देता है, ठीक है। आपने देखा होगा सर्दियों के टाइम में कोहरा वगैरह वाली सिचुएशन आपने बहुत देखी है, तो ये इसकी वजह से होती है, व्युत्क्रमण की वजह से, इन्वर्जन की वजह से, ठीक है ना। ये कौन सी परिस्थिति होती है, जैसे बेसिकली हमने कहा है कि सरफेस से जब हम ऊपर जाते हैं, अर्थ से ऊपर की तरफ जाते हैं, तापमान घटता है, लेकिन ये वो सिचुएशन है, इसमें तापमान घटता नहीं, इसमें तापमान बढ़ता है, ठीक है। तो व्युत्क्रमण की उत्पत्ति पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वायु अपवाह की वजह से होती है, और पहाड़ियों तथा पर्वत पर रात में ठंडी हुई हवा क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में भारी और घनी हो जाती है, जिसकी वजह से जल की तरह वो काम करती है और ढाल के साथ क्या करने लगती है, ऊपर से नीचे उतरती है, ठीक है ना। अब ये जो व्युत्क्रमण है इसके पीछे काफी सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि इसकी वजह से क्या होता है, लंबी रातें होती हैं। आपको पता है कि दिन के समय में जब अर्थ है वो रिसीव करता है सूर्य तप यानी इंसुलेशन, तो उसकी वजह से जो है रात में
उसको वापस भी छोड़ता है, ठीक है। जो इंसुलेशन उसको मिली है उसको वापस भी करेगा एनर्जी को। तो रात के समय क्योंकि ये इंसुलेशन को वापस छोड़ता है तो उससे क्या होता है, पृथ्वी के पास जितना टेम्परेचर होता है ना उसका वो कम होने लगता है, ठीक है। यानी जो उसके पास जितना हीट थी वो हीट अब वापस जा रही है, ठीक है। तो ठंडी होने लगती है। इसलिए जो पृथ्वी के आसपास के जो वायु है वो भी कैसी होने लगती है, ठंडी होने लगती है, ठीक है। तो यही वाली बात है। और जो अपेक्षाकृत या कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली ऊपर वाला एरिया होता है वो गर्म हो जाता है इस सिचुएशन में, ठीक है ना। दूसरी सिचुएशन हम देखेंगे स्वच्छ हवा, ठीक है। तो स्वच्छ हवा यानी इसके लिए क्या है, मेघ रहित आकाश होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि मेघ जो है यानी क्लाउड्स जो हैं वो किस चीज में बाधा डालते हैं, वो क्या करते हैं, जब आपके पास सूर्य तप आ रहा है तो अगर क्लाउड्स होंगे तो वो उसको विकिरण कर देगा यानी उसको वापस से भेज देता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर शांत वायु, आपको पता है कि जो वायु है अगर वायु चलेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, ऊर्जा का आदान प्रदान होगा। अगर जो वायु है यानी एयर है वो बिल्कुल शांत है तो उसमें जो एनर्जी है वो ज्यादा इधर उधर नहीं होगी, वो बिल्कुल स्थिर रहेगी। लेकिन अगर शांत वायु नहीं है तो इससे ऊर्जा का आदान प्रदान जारी रहेगा, ठीक है, जिसकी वजह से तापमान में परिवर्तन आ सकता है। और नीचे की जो वायु है वो ठंडी नहीं हो पाती और तापमान का व्युत्क्रमण फिर नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या जरूरी है, शांत वायु। अगला है शुष्क वायु। तो शुष्क वायु जो होती है उसमें एनर्जी को ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये जो शुष्क वायु होती है ये जो जमीन की विकिरण वाली जो पावर है उसके अंदर वो थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। इसलिए जो ठंडी होकर जो तापमान है, ठंडा होकर जो टेम्परेचर है, सरफेस जब ठंडा हो जाता है तो उसका जो टेम्परेचर है वो व्युत्क्रमण की स्थिति में पहुंच जाता है। यानी अगर वो वाली सिचुएशन चाहिए व्युत्क्रमण वाली तो इसमें क्या होना चाहिए, स्वच्छ हवा, शांत वायु, शुष्क वायु, ठीक है। और ये सब सिचुएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही सारी चीजें थी इसके अंदर, ठीक है। और सूर्य तप का आपको पता ही है कि जितनी 100% आई है सूर्य तप यानी इंसोलेशन, इसमें ये ऐसा नहीं है कि अर्थ जो है इस हीट को अपने अंदर ही बना के रखेगी, ये हीट वापस भी कर देती है वो, ठीक है। तो कितनी हीट आई कितनी हीट गई वो हमने अभी देख लिया वहां पर, ठीक है ना। जिसमें कि इंपॉर्टेंट रोल होता है क्लाउड्स का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, धूल कण का भी इंपॉर्टेंट होता है, बादल का। इसके अलावा कह सकते हैं कि कुछ जो है, कुछ एनर्जी जो है वो खुद अर्थ भी एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ जो है कुछ गैसेस एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। और आपको पता ही है पार्थिव विकिरण भी है इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, कुछ वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये सारी चीजें हो जाती है, इन चीज को मिलाकर जो 51% 51 जो इकाई है वो क्या चली जाती है वापस, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इन चीजों को समझ लिया है। तो एमसीक्यूज जो है उनको देखना ना भूलें, एमसीक्यूज में हम इस टॉपिक को और डिस्कस करेंगे। ये रिवीजन वीडियो थी, रिवीजन के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। आई होप आपने जो चैप्टर है थोड़ा सा पढ़ लिया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक चीज और बताना चाहूंगी आपको गल्फ स्ट्रीम के बारे में, ठीक है। क्या है ये गल्फ स्ट्रीम, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। क्या है ये, एक महासागरीय धारा, महासागरीय धारा, ठीक है।